नमस्कार। बिहार की पॉपुलेशन सीरीज को हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसके साथ हमने बिहार की कई सारी सीरीज को लगातार स्टडी करते रहे हैं। इस पॉपुलेशन सीरीज में आज ये थर्ड इसका पार्ट निकल के आता है। इस थर्ड पार्ट के साथ ही हम शुरू के जो दो पार्ट हैं उनका भी लगातार कॉन्टिन्यूस रिवीजन करेंगे और उसके रिवीजन के साथ ही आपके पास ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं इनका जो एक मोटा मोटा आंसर होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं, उनका सारा का आंसर आपके पास आज के इस लेक्चर के बाद होना चाहिए। मेरे गले में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि कोल्ड लग गया है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो आपके पास पहले प्रश्न का उत्तर आएगा कि साक्षरता दर होनी चाहिए। सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बिहार में कौन से होंगे, इसका आंसर आपके पास इस लेक्चर के बाद आ जाएगा। ग्रामीण और नगरीय साक्षरता बिहार की किस स्तर पर चल रही है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अनुसूचित जनजाति संबंधित जनगणना के आंकड़े हमको मिलेंगे। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात महत्वपूर्ण क्यों है, इसका आंकड़ा हमको मिल जाएगा। फिर हमारे पास बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, बिहार का पठारी भूमि क्षेत्र साक्षरता आंकड़े क्या कहते हैं, जिसको हमने सेकंड लेक्चर में स्टडी करा है, और भौगोलिक संरचना के आधार पर साक्षरता का विभाजन हमको किस प्रकार से बिहार में देखने को मिलता है, और अनुसूचित जातियों से संबंधित जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आंकड़े भी हमारे पास क्या कहते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आज के इस लेक्चर के बाद आपके पास मौखिक रूप से एक माइंड मैप के साथ तैयार होंगे, क्योंकि हम जो भी आंकड़े यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो बिहार के पॉलिटिकल मैप को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। उस पॉलिटिकल मैप का हमारे पास लाभ ये हो रहा है कि हम लगातार डिस्ट्रिक्ट की आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं, बिहार के भौतिक विभाजन को भी देख रहे हैं, बिहार के भौगोलिक संरचना को भी देख रहे हैं, बिहार का नदियों के द्वारा किस प्रकार से विभाजन हुआ यह भी देख रहे हैं, बिहार में कौन कौन से मैदान किस किस नदी के बीच में पड़ रहे हैं ये भी पढ़ रहे हैं। और उन्हीं क्षेत्रों को अगर हम आइडेंटिफाइड कोरिलेट सह संबंधित कर देते हैं बिहार की जनसंख्या से, तो ये जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास एक्चुअली माइंड मैप के थ्रू ही तैयार हो जाएंगे। तो ये फ्री हैंड माइंड मैपिंग एक लर्निंग सीरीज है बिहार के पीसीएस के पर्सपेक्टिव में, तो इसको हम स्टडी करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग स्टेट स्पेसिफिक बिहार और स्टेट स्पेसिफिक यूपीएस की सीरीज को चला रहे हैं। तो अगर इसके लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम रिवीजन कर ले। तो जब हम रिवीजन करते हैं तो फिर से हम बिहार के पॉलिटिकल मैप पर आते हैं, और जब हम बिहार के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, अर्थात कुछ महत्वपूर्ण जो जिले हैं उनको चिन्हित कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण जिला बिहार का निकल के आता है, उन सबसे महत्वपूर्ण जिले में हमारे पास एक जिला निकल के आता है, वो है हमारा पूर्वी चंपारण। एक महत्वपूर्ण जिला निकल के आता है किशनगंज। पूर्वी चंपारण से किशनगंज तक जो हमको पता है कि ये शिवालिक का क्षेत्र और शिवालिक गिरि पदपदीय क्षेत्र का क्षेत्र है, और यहीं पर हमके पास तराई के मैदान या तराई के क्षेत्र भी मिलते हैं लगातार। इसके बाद हमारे पास उत्तर बिहार का मैदान आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के मैदानी क्षेत्र को गंगा बिल्कुल मध्य से विभाजित करती है, और फिर उत्तर बिहार का उत्तर की तरफ और दक्षिण बिहार मैदान का क्षेत्र दक्षिण की तरफ बनता है। और नीचे हमारे पास फिर एक और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है बांका, और दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आता है कैमूर। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यह बिहार का संकीर्ण पठारी भूमि क्षेत्र की पट्टी का क्षेत्र निकल कर आता है, और यहाँ के जनसंख्या के आंकड़े जो क्षेत्र जो शेष बिहार है उसकी जनसंख्या के आंकड़े से थोड़े भिन्न हो जाते हैं। यानी कि भूगोल हमको बताता है कि जनसंख्या के वितरण, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, किस प्रकार से भौगोलिक कारणों से, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के थ्रू प्रभावित होकर चलती है। इसके साथ ही हमारे पास जो बिहार की राजधानी पटना वो बिल्कुल हमारे मध्य में पड़ती है। हम जानते हैं बिहार की राजधानी से लगा हुआ हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हमको मिलता है भोजपुर, और भोजपुर में पड़ता है हमारा आरा। अगर हम इस बेल्ट को ध्यान से देखते हैं जहाँ पे हमारे पास वैशाली है, सारण है, सिवान और गोपालगंज, तो पूरी एक क्षेत्र में लगते हैं, और ये गंगा के उत्तरी किनारे के क्षेत्र में उसके तटीय क्षेत्र से लगा हुआ है या उसके बैंक से लगे हुए अपने आप में क्षेत्र है। पूर्वी चंपारण हमारे पास पश्चिमी चंपारण से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आता है शिवहर, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं शिवहर। ये हमारे पास महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास सीतामढ़ी और मधुबनी का क्षेत्र निकल कर आता है। जो इस समय बिहार में पॉलिटिकल यात्रा चल रही है, जो इस समय बिहार पॉलिटिकल चार्ज है, वो भागलपुर से किशनगंज की तरफ चल रही है, जहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री जो है गिरिराज सिंह वो एक राजनीतिक यात्रा इस समय बिहार में निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2025 में बिहार के विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो इन सारे आंकड़ों को, इन सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और इन पूरी प्रश्नावली की जो स्लाइड है उसको ध्यान में रखते हुए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके पास इन तीनों लेक्चर्स की सीरीज के बाद मोटे मोटे रूप से आपके पास माइंड मैपिंग के लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू होने चाहिए। अब आगे की ओर बात करते हैं। हमने जो
फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा था, उसमें हमने बिहार की जनगणना, उसके आंकड़े, उसकी साक्षरता दर को लेकर बात करी थी। जो सेकंड पार्ट में बात करी थी उसमें मुख्य रूप से हमने उसकी साक्षरता दर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनता से संबंधित आंकड़ों को स्टडी करा था, अध्ययन करा था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि बिहार की जनगणना का धार्मिक संरचना क्या है, अर्थात रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि हमको पता है कि जो भारत है उसमें रिलीजन एक बहुत बड़ा मैटर करता है, और रिलीजन और जाति के आधार पर समाज में कई प्रकार के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हमको लगातार देखने को मिलते हैं। इनको नकारा नहीं जा सकता है। तो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आप इनके साथ सामंजस्य बैठा के कोऑर्डिनेट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं आंकड़े इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उत्तर बिहार या पूरा यूपी से लेकर बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक हमारे पास सांस्कृतिक स्तर पर, जातीय स्तर पर और धार्मिक स्तर पर इस क्षेत्र में एक बड़ा विभाजन वर्ग देखने को मिलता है। तो उसी में अगर हम स्टडी करते हैं कि क्या कहते हैं ये आंकड़े, तो जब स्टडी करेंगे तो हमको पता लगेगा कि धार्मिक संरचना के आधार पर बिहार में व्यापक धार्मिक विविधता पाई जाती है, यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटीज पाई जाती है, जिसमें सभी प्रमुख धार्मिक समूहों की उपस्थिति है। बिहार की कुल जनसंख्या में अब देखिए जो हिंदू की प्रतिशत है वो आ जाती है आपके 82.96%। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा 83% जनसंख्या वो हिंदू जनसंख्या बिहार में निवास करती है। इसके बाद आते हैं आपके पास मुस्लिम, जो 16.87% की मुस्लिम दर से आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं 0.12% की दर से ईसाई, 0.02% की दर से हमारे पास बौद्ध आ जाते हैं, और 0.02% की इस तरह से हमारे पास सिख आ जाते हैं। जो मेजर डिवीजन हमको मिलेगा फिर वो हमको मिलता है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, जहाँ हिंदू की जनसंख्या जो है वो 83% हो जाती है और मुस्लिम की जनसंख्या 17% थोड़ी कम हो जाती है। इन दोनों का जो मोटा मोटा है वो 83% 17% है। इसके बीच में जो संकीर्ण क्षेत्र है या धार्मिक संरचना के आधार पर जो हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, उसी में यह बाकी के जो रिलीजियस ग्रुप हैं या धार्मिक समूह वो आपस में निवास करते हैं। क्योंकि दोनों का जो जनसंख्या प्रतिशत है, तीनों का जो जनसंख्या प्रतिशत निकल के आता है वो 0.02%, 0.02%, 0.02% के इस तरह से निकल के आता है। भारत के सेंसस कमिश्नर के अनुसार वर्ष 2011 के धार्मिक जनगणना के आंकड़े अगस्त 2015 में यहाँ पर रिलीज करे गए हैं। तो ऐसे आंकड़े जो 2011 की जनगणना के 2015 में रिलीज करे गए थे, सार्वजनिक करे गए थे, उसमें बिहार की जनसंख्या के आंकड़े आते हैं। और बिहार की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार जो हिंदू की जनसंख्या है वो हो जाती है 8,60,78,000 या 8,60,79,000 के लगभग। इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें आप देखिए तो ग्रामीण जनसंख्या में बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग केवल 1 करोड़ से भी कम का मार्जिन नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ पर 7,67,80,000 जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और जो नगरीय क्षेत्र में हिंदू जनसंख्या निवास करती है उसकी जो जनसंख्या कुल निकल के आती है वो 1 करोड़ से भी कम की, और ये जनसंख्या कुल आंकड़ों में निकल के आती है 92,98,560 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार। तो अगर मोटा मोटी अगर हम इसकी बात करते हैं आज की स्थिति में, तो आज की स्थिति में ये तो कंफर्म होगा कि ग्रामीण जनसंख्या से कुछ बड़ी जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में आई है। तो इस समय नगरीय क्षेत्र की जो जनसंख्या है इस समय प्रेजेंट में, हालांकि इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि इस समय नगरीय जनसंख्या है वो 1 करोड़ की जनसंख्या के आंकड़े से ऊपर इस समय बिहार में चल रही है। और जो ग्रामीण जनसंख्या होगी वह लगभग 7.5 से 7.25 के बीच में इस समय बिहार में निवास कर रही है। इसके आगे यदि मुस्लिम जनसंख्या की बात करते हैं तो मुस्लिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या है वो है 1,75,58,000, क्योंकि 97,809 है तो उसको 58,000 काउंट कर लेते हैं। तो उसमें जो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है वो है 1,51,00,000। अब देखिए बहुत कम कितना सा अंतर है। अगर 1,51,00,000 को 1,75,00,000 में से घटा दे तो हमारे पास लगभग 24 लाख की जनसंख्या आती है, और यही आ रही है हमारे पास। तो नगरीय मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 23,61,501 की निकल के आती है। इसमें भी जो बड़ा प्रतिशत हमको मिलता है, इसमें भी जो मुस्लिम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा प्रतिशत हमको मिलता है वो मिलता है हमको बिहार के सीमांचल क्षेत्र में। अगर सामाजिक स्तर पर बिहार के ही गिरिपद पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक वाले को और तराई के क्षेत्रों को सामाजिक स्तर पर विभाजित करा जाए तो यही क्षेत्र कहलाता है सीमांचल का क्षेत्र। और सीमांचल का क्षेत्र अर्थात यह वह क्षेत्र है जो नेपाल से लगा हुआ हमारे पास क्षेत्र है, और यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या का घनत्व शेष बिहार की जनसंख्या घनत्व की तुलना में थोड़ा सा अधिक मिल जाता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। और जब ये महत्वपूर्ण कारण निकल के आता है तो इस महत्वपूर्ण कारण को जानना भी आवश्यक होगा कि सीमांचल क्षेत्र में हमारे पास अधिक जनसंख्या घनत्व मुस्लिम जनसंख्या का क्यों मिलता है।
तो उसके अपने भौगोलिक कारण है, और भौगोलिक कारण में यह है कि जो माइग्रेट करके आ रहा है वह पहले भौगोलिक सुगमता को देखेगा कि भौगोलिक फिजिबिलिटी, ज्योग्राफिकल फिजिबिलिटी मुझको ज़्यादा सबसे कंफर्टेबल कहाँ मिलती है। तो हमने इसको स्टडी करा था क्योंकि तराई क्षेत्र में आपके पास कृषि की संभावना बहुत है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो प्राथमिक रूप से कृषि क्षेत्र में अपना निवास स्थान पहले चयनित करता है। तो इस प्रकार से सीमांचल क्षेत्र में एक हमारे पास ये कारण बनता है। दूसरा कारण हमारे पास पॉलिटिकल बनता है, जिसको आज हम इस स्लाइड में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वो एक पॉलिटिकल कारण है, उसको किसी पॉलिटिकल डिवीजन में किसी और सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं। तो ईसाई की जनसंख्या कितनी है, तो वो 1,29,247 ना के बराबर है। सिख जनसंख्या 23,789 के हमारे पास आती है। बौद्ध जनसंख्या 25,000 के लमसम हमको मिलती है। जैन जनसंख्या हमारे पास 19,000 के लगभग है, क्योंकि 18,914 का आंकड़ा इसका हमारे पास है। और अन्य जनसंख्या ऐसा जिन्होंने किसी धर्म वर्गीकरण के अंतर्गत अपने आप को नहीं बताया था, तो वो हमारे पास कुल जनसंख्या निकल के आती है 13,437। इस आधार से हमारे पास जो कुल जनसंख्या निकल के आती है वो ये इस आंकड़ों के साथ हमारे पास निकल के यहाँ पर आ जाती है। ग्रामीण जनसंख्या के विभाजन में शुरू के 2 आंकड़े अपने पास महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो 2 आंकड़े हैं वो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के विभाजन के स्तर से स्टेट पीसीएस में महत्वपूर्ण होने वाले नहीं है। बिहार में धार्मिक समुदाय में लिंग अनुपात और साक्षरता दर को अगर हम स्टडी करते हैं तो अब आप देखिए, लिंग अनुपात और साक्षरता दर की स्तर से हिंदुओं में लिंग अनुपात कितना है, 915 है, जबकि मुस्लिम में जो लिंग अनुपात है वो 943 है। इस आधार पर बिहार में धार्मिक जनसंख्या के विभाजन के आधार पर मुस्लिमों का लिंग अनुपात हिंदुओं के लिंग अनुपात की तुलना में बेहतर है, उच्च कोटि का है। इसके होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको इसी प्रकार से स्टडी करेंगे। साक्षरता दर की बात करते हैं तो हिंदुओं में साक्षरता दर मुस्लिम की साक्षरता दर की तुलना में अधिक है, अर्थात जनसंख्या अनुपात अधिक है, जनसंख्या लिंग अनुपात भी अपने आप में अधिक है, लेकिन साक्षरता दर हमको मुस्लिम में कम मिलती है। इसके अगेंस्ट हिंदुओं का लिंग अनुपात मुस्लिम के लिंग अनुपात की तुलना में थोड़ा सा निम्न स्तर का है, और ये अपने आप में चिंता का विषय भी है, सामाजिक स्तर से भी और जनसंख्या आंकड़ों के डेमोग्राफिक डिविडेंस अर्थात लाभांश के स्तर से भी। अगर आपको जनसंख्या का लाभांश लेना तो जनसंख्या का वितरण समान रूप से होना चाहिए। अगर समान रूप से जनसंख्या का वितरण पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका डिविडेंड अर्थात लाभांश भी आपको उसी अनुरूप में नहीं मिल पाएगा, अनुपात में नहीं मिल पाता है। ईसाई हमारे पास 974 है, 879 के साथ हमारे पास सिख हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा वर्स्ट स्थिति है, और जबकि सिखों को बड़ी बहादुर कौम माना जाता है, वहां पे हमारे पास लिंग अनुपात जो है वो सबसे कम चल रहा है। बौद्ध हमारे पास 441 है, ये बहुत गिरी स्थिति है, और जो जैन हमारे पास है वो 904 है। तो जैन में लिंग अनुपात कंपेरेटिवली बेटर है, लेकिन बौद्ध का लिंग अनुपात जो है वो अपने आप में वर्स्ट हो जाता है। तो जो शांति का प्रतीक है वहां पे इस प्रकार से जनसंख्या के स्तर पर अशांति क्यों फैली हुई है, इसको हमें जानने के लिए बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अगर ये पूरे विश्व को शांति का संदेश देते हैं तो बौद्ध धर्म में ऐसा क्या हो कि लिंग अनुपात 441 पर चल रहा है, तो ये अपने आप में अशांति का प्रतीक इस शांति के धर्म के अनुसार निकल कर आता है। साक्षरता दर देख लीजिए, तो जहां हिंदुओं में साक्षरता दर 47% यानी कि 48% मान लेते हैं, मुस्लिम में 42% है, 6% का अंतर यहाँ पे साक्षरता दर में हमको मिलता है। ईसाई में जो है ये 71% है, और सिख में आ जाते हैं ये पूरी की पूरी 80%। तो यहाँ पर सिख जिनका साक्षरता दर अधिक है और सेकंड नंबर पे चलते हैं जैन के बाद, उनका लिंग अनुपात अपने आप में चिंताजनक बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से सिख समुदाय के अंदर एक विषमता का संकेत देते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम जैन का साक्षरता दर देखते हैं तो 93.3% है, अर्थात 93.5% है, यानी कि जैन समुदाय में केवल 6.5% लोग ही ऐसे हैं जो साक्षरता दर की परिधि से बाहर हैं। कुल मिलाकर लगभग बहुत अच्छा या 100% के आसपास हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि वो भी ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी। और अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जैन समुदाय की जनसंख्या जो आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित है, तो यहाँ पर जैन समुदाय का साक्षरता दर आज की परिस्थिति में 100% निकल कर आता है। और अन्य का जो हमारे पास है वो लिंग अनुपात 935 है, और जबकि इनकी साक्षरता दर 28.7% है। जो सबसे कम साक्षरता दर मिलती है वो हमारे पास अन्य में मिलती है, लेकिन अन्य का लिंग अनुपात बेटर है। जो सबसे चिंताजनक बात अब हमारे पास निकल के आती है वो बौद्ध समुदाय को लेकर निकल कर आती है कि बौद्ध समुदाय क्या कर रहा है। लिंग अनुपात 441 सबसे वर्स्ट, और इसी के पास साक्षरता दर भी औसत से बहुत कम, 60% से भी कम हो जाती है इनकी साक्षरता दर। तो बौद्ध समुदाय में फिर से कह रहा हूं, जो शांति का संदेश देता है वो अशांत गतिविधियां या इतना डिस्टर्बेंस एक्टिविटीज अपने आप में क्यों कर रहा है। जो सामाजिक
लाभांश जनसंख्या वितरण का हमको मिलना चाहिए था, पॉपुलेशन डिवीजन का जो डिविडेंड हमको मिलना चाहिए था, उसमें बौद्ध समाज जो है वो एक रोड़ा बनकर यहाँ पर अटक जाता है, क्योंकि लिंग अनुपात बहुत चरम स्तर से नीचे की ओर गिरा हुआ है और उसके साथ जो साक्षरता अनुपात है यानी कि लिटरेसी रेट है वो भी औसत से बहुत नीचे की ओर जाता है। इसके अगेंस्ट अगर जैन समुदाय को देखेंगे तो लिंग अनुपात बेटर है, हालांकि राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा कम है, लेकिन साक्षरता दर लगभग अपने पास चरम स्तर पर बनी हुई है। अब देखते हैं बिहार में धार्मिक समुदाय का प्रतिशत कितना कितना है। तो हिंदुओं का प्रतिशत हमने कहा था कि 83% है, मुस्लिम का 17% है, जैन और सिख वगैरह का इन सबका 2-2%, 0.02% के आसपास हमको यहाँ पर मिलता है। और इस हिसाब से अगर हम बिहार की जनसंख्या आंकड़ों में उसके लिंग अनुपात के आंकड़ों का और लिंग अनुपात की साक्षरता को जोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ क्रिटिकल सब्जेक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या भले ही सर्वाधिक है लेकिन लिंग अनुपात मुस्लिम जनसंख्या से कम निकल कर आता है। जैन समुदाय का जिसका साक्षरता दर प्रतिशत 94% के आसपास जाता है, वह राष्ट्रीय औसत के लिंग अनुपात से क्यों नीचे है। और बौद्ध समुदाय अपने आप में यहाँ पे कंसर्न चिंता का विषय बनता है कि उसकी लिंग अनुपात 441 पे है और उसका जो साक्षरता दर है वो अपने आप में 60% से भी कम है, 59% पर आकर टिक जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो हमको बिहार में जनसंख्या वितरण के स्तर पर भी असमानता देखने को मिलती है और धार्मिक समुदाय के स्तर पर भी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में भी हमको बहुत बड़ी असमानता देखने को मिलती है। यह असमानता इसके भौगोलिक क्षेत्र में निरूपित होती है, जिसमें हमने सेकंड लेक्चर में उसका यहाँ पर टोटल डिस्कशन करा था। अब अगर इन आंकड़ों को हम लोग कर चुके हैं तो एक बार अगर हम क्विक रिविजन इसके साथ करते हैं इन प्रश्नों के साथ, जो प्रश्न की स्लाइड मैंने आपको लगाई हुई, तो इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अब बिहार का क्विक रिवीजन करते हैं तो हमको पता लगा कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में हमारे पास सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में हमारे पास हमको मिला पटना, जस्ट अ मिनट, हमको मिला हमारा पटना, ओके तो हमको मिला हमारा पटना, राइट। और पटना है हमारा पास यहाँ बिहार के बिल्कुल मध्य में, तो पटना हमारे पास कहाँ है, बिहार के मध्य में है। उसके बाद हमारे पास मिलता है पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण हमारे पास ये रहा, और फिर हमारे पास मिलता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर हमारे पास ये रहा यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3 जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या हमको बिहार में देखने को मिलती है। तो पहला पटना हो गया, दूसरा हमारे पास पूर्वी चंपारण हो गया जो पश्चिम चंपारण से लगा हुआ है, और तीसरा हमारे पास हो जाता है मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या में हमने कहा था कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि ये शिवहर जिला है, बहुत छोटा सा जिला है, सीमांचल के क्षेत्र में आता है। इसके पास न्यूनतम जनसंख्या है, सॉरी शेखपुरा है, इसके पास न्यूनतम जनसंख्या है। इसके बाद हमारे पास आता है शिवहर, और शेखपुरा हमारे पास ये रहा बिहार में उत्तर के दक्षिण, वो पटना के दक्षिण में हमको पड़ता है, और ये दक्षिण मैदान का ही हमारे पास भाग निकल के आता है। फिर हमारे पास पड़ता है शिवहर, और शिवहर हमारे पास उत्तरी बिहार में पड़ता है जो सीमांचल का क्षेत्र बनता है। और फिर हमारे पास आता है अरवल, और अरवल हमारे पास ये रहा। तो ये भी बिहार में राजधानी पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो 3 सबसे अधिक जो जनसंख्या वाले जिले आते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास पटना, फिर हो जाता है पूर्वी चंपारण, तीसरा जाता है मुजफ्फरपुर, सबसे कम जनसंख्या हमारे पास आता है शेखपुरा, फिर हमारे पास आ जाता है हमारा शिवहर, और तीसरा आ जाता है हमारे पास अरवल। आगे की ओर बात करते हैं, इन 3 के आंकड़ों के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो न्यूनतम है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के स्तर पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो पहला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारे पास कैमूर, और हमने कहा था ये भौगोलिक विभाजन में जो विंध्य हमारी रेंज मिलती है उसके जो एक्सटेंशन है कैमूर हिल्स, उसके आधार पर हमारे पास एक कैमूर डिस्ट्रिक्ट निकल के आता है। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास निकल के आता है जमुई, ये भी संकीर्ण भूमि क्षेत्र पर है, बिहार की जो पठारी क्षेत्र की भूमि लगती है उस पर है। बांका हमारे पास निकल के आता है, बांका इससे लगा हुआ क्षेत्र है। और फिर हमारे पास आता है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हमारे पास ऊपर की ओर चल जाता है। अब अगर हम इसको बिहार की भौतिक संरचना या भौगोलिक विभाजन के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जनसंख्या घनत्व क्यों कम मिलता है, इसका उत्तर हमें इसकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से मिल जाता है। भूगोल से कैसे मिल जाता है कि कैमूर जो है वो पठारी क्षेत्र पर है, जमुई जो है वो भी पठारी क्षेत्र पर है, और बांका जो है वह भी पठारी क्षेत्र पर है, और इसके साथ जो पश्चिमी चंपारण है वह हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र की भूमि पर आता है। यानी कि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ती है, कृषि भूमि को बहुत अधिक सपोर्ट यहाँ पे समर्थन यह टोपोग्राफी भौगोलिक स्थलाकृति नहीं देती है। इस कारण से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व हमारे पास कम मिलता है। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होने का कारण केवल यही है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी स्थलाकृति है, भौगोलिक ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पे अधिक सघन जनसंख्या घनत्व को सपोर्ट यानी कि समर्थन देते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ती है। तो ये इसका एक कारण है कि यहाँ पर हमारे पास जनसंख्या घनत्व जो है वो कम मिलता है। अब आगे देखते हैं बिहार लिंगानुपात
और लिंग अनुपात में हमारे पास 2011 का जो लिंग अनुपात है वो 918 बिहार में हमको मिलता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम चल रहा है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिलों में हमारे पास एक जिला आ जाता है गोपालगंज, जो गोपालगंज का है तो ये पश्चिमी बिहार में है, जो यूपी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। दूसरा आ जाता है सिवान, यह भी यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और तीसरा आ जाता है सारण। तो ये एक पूरी की पूरी बेल्ट है और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के साथ अपने जिले की सीमाओं को साझा करते हैं। तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल मैप के अनुसार एक क्विक रिवीजन पॉइंट अपने आप में स्वतः ही बन जाता है। यहाँ पे हमको तीनों डिस्ट्रिक्ट को याद करना है। तीनों डिस्ट्रिक्ट के अनुसार गोपालगंज हाईएस्ट है, सिवान हमारे पास दूसरा है और सारण हमारे पास तीसरा। और सिवान से निकल के आते थे सैयद शहाबुद्दीन। बिहार की राजनीति में दबदबा वाला क्षेत्र रहा। बिहार की राजनीति किस प्रकार से करी, दैट इज अनदर मैटर, वो दूसरा प्रकार का विषय है कि किस किस प्रकार से राजनीति को चलाए। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि बिहार की राजनीति में जो नाम जाना गया वो सिवान, और सिवान के नाम से सैयद शहाबुद्दीन, और शहाबुद्दीन के नाम से सिवान को जाना गया। ये तीन डिस्ट्रिक्ट का, तीनों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्ट ध्यान में आ जाता है भूगोल के अनुसार कि तीनों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के साथ साझा शेयर करते हैं, सीमा को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो ये अपने पास क्विक रिवीजन का पॉइंट ऑटोमेटिकली स्वतः ही बन जाता है। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे में अगर क्विक रिवीजन करते हैं तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं। ऐसा जिला जहाँ पे लिंग अनुपात जो है अपने न्यूनतम स्तर पर, यानी कि खराब ही है, सीधी सीधी भाषा में बोल दो तो, उसमें हमारे पास पड़ता है मुंगेर। और मैंने मुंगेर को बताया था, मुंगेर का अपना एक आपराधिक इतिहास है और जहां जहां पर जिस जिले में आपराधिक इतिहास होगा उस आपराधिक इतिहास के अंतर्गत वहां पे आपको लिंग अनुपात सामान्य नहीं मिल सकता, क्योंकि जब जब आपराधिक इतिहास चलेगा तो दो समुदाय या दो से अधिक समुदाय में या बहु समुदाय में आपस में एक प्रकार का क्लैश चलता है और उस क्लैश में अधिक वीरता का प्रदर्शन करने के लिए आपको अधिक, ऐसी मानसिकता के अनुसार है कि आपको अधिक मेल फोर्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपका लिंग अनुपात इस कारण से बिगड़ जाता है। दूसरा रहता है हमारे पास भागलपुर। भागलपुर का राजनीतिक हाथ देखेंगे तो क्राइम से भरा पड़ा है भागलपुर, इसलिए यहाँ पे लिंग अनुपात भी हमारे पास न्यूनतम मिल जाता है। और तीसरा आता है खगड़िया, और खगड़िया हमारे पास कहाँ है, तो ये हमारे पास पटना के उत्तर में हमको मिलता है खगड़िया। और ये तीन जिले ऐसे हैं, तो ये रहा हमारे पास मुंगेर, मुंगेर से ही जुड़ा हुआ है खगड़िया और खगड़िया से ही जुड़ा हुआ है भागलपुर। तो ये भी फिर से एक ट्रायंगल बन जाता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया था ये वाला। इसी प्रकार से ये भी हमारे पास ट्रायंगल बनता है जहाँ पे मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब बिहार की राजनीति में अगर कहीं पर सर्वाधिक आपराधिक गतिविधियां होती है तो उनमें से एक पॉकेट ये तीन डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में अपराध अधिक है और तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो लिंग अनुपात है वो न्यूनतम स्तर का है। सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले जिले कौन से, तो अब इन जिलों को हम पॉलिटिकल मैप में स्टडी करते हैं। तो उसमें हमारे पास मिल जाता है किशनगंज, फिर हमारे पास मिल जाता है कटिहार और फिर हमारे पास मिल जाता है गया। और गया हमारे पास दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। किशनगंज और कटिहार के बीच में ध्यान रखने का बस एक पूर्णिया जिला है, अगर पूर्णिया जिला ना होता तो किशनगंज और कटिहार आपस में जुड़े हुए होते। न्यूनतम वृद्धि में हमारे पास मिलता है वैशाली, और वैशाली हमारे पास ये रहा, पटना से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। और जो हमने बेल्ट बनाई थी गोपालगंज, सिवान और सारण की, उसमें चौथे नंबर पर हमारे पास आता है वैशाली। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वैशाली से लगा हुआ हमारे पास राजधानी पटना, और पटना हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है, यानी कि पटना और वैशाली एक दूसरे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और दोनों यहाँ पर इसी फिगर में 1 और 2 नंबर पर आ गए हैं। और तीसरा रहता है हमारे पास मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर को अगर हम देखेंगे तो मुजफ्फरपुर फिर वैशाली के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि ये भी एक तीन आंकड़े तीन डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आ जाते हैं और तीनों के तीनों अपना बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी एक क्विक रिवीजन का पॉइंट बनता है, जहां पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अनुसार आप इनको याद कर सकते हैं कि हाँ, अगर मैं देखता हूं उन जिलों को ढूंढता हूं जो न्यूनतम वृद्धि वाले जिले हैं शिशु लिंग अनुपात में, तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करता है कि वो तीनों डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जैसे ही ऑप्शन सामने आएगा हम इसको क्लिक कर देंगे। तो माइंड मैप के थ्रू ये आपकी एक दूसरी मेमोरी या फैक्चुअल पॉइंट बन जाता है। तो लिखने की आवश्यकता तो न्यूनतम हो गई है, लेकिन याद करने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ती चली आ रही है, स्वतः ही स्मृति वृद्धि हो गई। आगे की ओर देखते हैं। अब दूसरा फैक्ट क्या कहता है, तो साक्षरता में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमको मिलता है रोहतास, और रोहतास कहाँ मिलता है, तो फिर से दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है, पठारी भूमि क्षेत्र पे। फिर हमारे पास मिल जाता है पटना। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पटना की जो नगरीय जनसंख्या वो पूरे बिहार में सर्वाधिक है। पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद भी पटना का साक्षरता दर कम है, और जिस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत के माध्यम में है वह रोहतास है। और रोहतास पटना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। पटना और रोहतास के बीच में हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट पड़ जाते हैं, पहला पड़ जाता है भोजपुर और दूसरा पड़ जाता है अरवल।
दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास पटना, जिसकी साक्षरता दर वो 70% है, और रोहतास की जो साक्षरता दर है वो 73.5% हो जाती है। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आ जाता है भोजपुर। और अगर हम भोजपुर को देखेंगे तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है। पहले में हमारे पास पड़ा रोहतास पश्चिम की तरफ, पश्चिम से हम एक्सट्रीम पूर्व की तरफ जाएंगे तो पटना, और रोहतास और पटना के बीच में हमारे पास पड़ गया भोजपुर। ये फिर से एक ट्राइंगल बन गया है, और इस ट्राइंगल के अनुसार इसी क्षेत्र में हमारे पास सर्वाधिक साक्षरता दर मिल रही है। अब ध्यान रखिए, अगर सर्वाधिक साक्षरता दर इस क्षेत्र में मिल रही है तो क्या कारण है कि यहाँ पर हमारे पास सर्वाधिक साक्षरता दर मिल रही है? तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये जो क्षेत्र है ये बीएचयू के प्रभाव वाला क्षेत्र है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रभाव वाला क्षेत्र यहाँ पर आता है। यह भी एक कारण है कि यहाँ की साक्षरता दर जो है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में हमको थोड़ा सा अधिक मिल जाती है। देखिए, अब न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देख लिए तो हम कहाँ चल देंगे? तुरंत पूर्वी बिहार की तरफ चल देंगे, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा पूर्णिया। तो जो पप्पू यादव हैं वो बिहार की राजनीति में अभी भी वर्तमान में डोमिनेटिंग फोर्स हैं। पूर्णिया से इस बार सांसद बनकर आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा 2024 के चुनाव में बातें बहुत अच्छी अच्छी कही जा सकती हैं, लेकिन बातें क्या धरातल पर उतर रही हैं? तो धरातल पर नहीं उतरी, क्योंकि अगर जिला ही अनपढ़ है तो डिसीजन लेने की क्षमता यानी कि वहां के लोगों की कम होगी। तो अगर आप किसी को अगर अनपढ़ रखेंगे तो वो आपके लिए अधिक सुगम्य हो जाता है उस पर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। तो लोगों को अनपढ़ रखो, भ्रमित अवस्था में रखो, और अपने लिए अपना पॉलिटिकल उल्लू वहां पे सीधा करते रहो। इसलिए पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय लड़े थे, और जातिगत व्यवस्था के आधार पर ये वहां से जीत कर आ जाते हैं। तो पहला जिला पड़ जाता है हमारे पास पूर्णिया, दूसरा पड़ जाता है हमारे पास सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी कहाँ है? सीमांचल के क्षेत्र में। जब मैंने कहा था कि मुस्लिम जनसंख्या सीमांचल क्षेत्र में बहुत अधिक तेजी से विस्तार ले रही है और मुस्लिमों में अपनी साक्षरता दर कम है, तो उसी में फिर एक डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हिट हो जाता है जिसका नाम है सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी की जो कुल साक्षरता दर है वो फिर से 52.05% पर आ गई, यानी कि 50% जनसंख्या लमसम वहां पर अनपढ़ है। दूसरी बात, साक्षरता और शिक्षित में होने में अंतर है। ये लिटरेसी रेट है, एजुकेशन रेट नहीं है। लिटरेसी रेट का अर्थ है जो 7 वर्ष है या उससे ऊपर का है, अपना नाम पढ़ लेता है, लिख लेता है, उसको भी साक्षर मान लिया जाएगा। तो साक्षरता और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा साक्षरता की पूरक नहीं है। साक्षरता शिक्षा की पूरक हो सकती है, लेकिन वो इस स्तर पर हो सकती है कि आपको वहां से आपको नेक्स्ट स्टेज पर जाना पड़ेगा। तो लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर थोड़ा समझने की आवश्यकता हमको मिलती है। फिर हमारे पास आ जाता है कटिहार, और सीतामढ़ी से थोड़ा सा ही ऊपर है, और कटिहार हमारे पास कहाँ पड़ेगा? पूर्णिया से लगा हुआ। तो अब इसको देख लीजिए, ये वह डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो जातिगत व्यवस्था और चरम स्तर पे आती चली जाती है। उसी जातिगत व्यवस्था में ये 2 सबसे कम पढ़े लिखे जिले हमको यहाँ पर मिलते हैं, या कम साक्षर जिले हमको यहाँ पे मिलते हैं। और एक जिला हमारे पास पड़ जाता है सीमांचल का, क्योंकि फिर वहाँ पे बड़े स्तर से जो गैर भारतीय लोग हैं वो यहाँ पे बहुत तेजी से स्तर से आके बढ़ रहे हैं। और सीमांचल जो बिहार का एक क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत संवेदनशील इस समय क्षेत्र हो गया है। इसलिए जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सीमांचल में विशेष रूप से ध्यान रखती है कि यहाँ पे कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। इस प्रकार से 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आते हैं। वहां पे हमारा रोहतास हो गया था, पटना हो गया था, भोजपुर हो गया था, जो ट्रायंगल बना था मैक्सिमम के साथ, और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, और एक हमारे पास सीमांचल में पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट भी हमारा तैयार हो जाता है। अब आगे की ओर देखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिंग अनुपात हमने कल स्टडी कर ली थी। अगर उसके फैक्ट को रिवाइज करते हैं पॉलिटिकल मैप पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या हमको मिलती है गया में। और गया में आपको बता चुका हूं कि बिहार के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, अपने आप में जो कि ओके जस्ट ये गड़बड़ हो गया या गया। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे प्रेसिपिटेशन या वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, उसमें से गया भी हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो गया में जो सर्वाधिक और न्यूनतम में देखेंगे तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन है वो गया में सर्वाधिक है। इसके बाद हमारे पास पड़ता है पटना, और तीसरा रहता है हमारे पास समस्तीपुर। समस्तीपुर पटना के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड सिटी है बिहार की, जहां पर सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है वह पटना है, लेकिन पटना से ही लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, और वहां पर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो यह बिहार की भौतिक स्तर पर जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर विषमता दर्शाता है कि वहां जहां बिहार की राजधानी मोस्ट अर्बनाइज्ड है, उसी से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर लीस्ट अर्बनाइज्ड है और मोस्ट रूरल पॉपुलेशन वहां पर निवास करती है। तो गया हो गया, पटना हो गया, समस्तीपुर हो गई। इसके बाद न्यूनतम के स्तर पे हम देखते हैं तो हमको मिल जाता है शिवहर, और फिर हमको मिल जाता है किशनगंज, और फिर हमको मिल जाता है शेखपुरा।
शिवहर, किशनगंज और ये हमारे पास पड़ गया शेखपुरा। तो शेखपुरा हमको पता है कि दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में यह पड़ता है। सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिलों में अगर प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो जनसंख्या के कुल नंबर्स के आधार पर भी गया टॉप कर रहा था और प्रतिशत के आधार पर भी गया अपने सर्वोच्च स्थान को बनाए हुए है। इसके बाद हमको मिलता है नवादा, बिहार से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है नवादा, और फिर हमको मिलता है औरंगाबाद। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल बन जाता है। अगर प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के वितरण को हम लोग देखते हैं तो फिर हमारे पास ट्राइंगल बनकर निकल के आता है। और देखिए गया का बॉर्डर लगता है नवादा से, तो पहले हम गया को पकड़ेंगे, गया से पहले पूर्व में जाएंगे और फिर गया से होते होते पश्चिम की तरफ चले जाएंगे। तो एक ट्राइंगल बन जाता है जहां पर हमारे पास अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मिल जाती है। न्यूनतम वाले में हमारे पास एक है किशनगंज, और फिर हमारे पास पड़ता है कटिहार, और फिर हमारे पास पड़ता है भागलपुर। अगर किशनगंज और कटिहार के बीच में से पूर्णिया को हटा दे तो फिर से हमारे ट्रायंगल बन जाता है। और इस क्षेत्र में हमारे पास न्यूनतम जनसंख्या आदिवासी समूह की मिलती है, क्योंकि किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया है, फिर कटिहार है और फिर भागलपुर है। तो ये भी हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है अगर हम पूर्णिया को अपवाद के रूप में यहाँ पर रख लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि अपवाद के रूप में मिला पूर्णिया, लेकिन बन गया पूरा का पूरा एक त्रिकोण, और त्रिकोण के आधार पर हमको न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के परिप्रेक्ष्य में हमको जिले यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे और आंकड़ा देखते हैं। और आंकड़ों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों में हमको मिल जाता है पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया। तो ये रहा हमारे पास पश्चिमी चंपारण, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा हमारे पास पश्चिमी चंपारण, तो ये रहा हमारे पास पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया। पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया। तो जिला हो गया, जनसंख्या हो गया, और जो न्यूनतम वाले जनसंख्या उसमें हमको फिर से पश्चिमी चंपारण मिल जाता है, कटिहार मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। और बस यहाँ पे पूर्णिया के स्थान पर आपको जमुई को अटैच करना है। तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। और पूर्णिया के स्थान पर आपको जमुई को अगर रिप्लेस कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे, तो ये आंकड़ा भी आपके पास इस प्रकार से पूरा यहाँ पर हो जाता है। और देखें आगे की ओर क्या चलते हैं। तो ये था हमारे पास बिहार की जनसंख्या को लेकर पूरा का पूरा रिवीजन, उसके थर्ड लेक्चर्स के साथ। थर्ड लेक्चर्स मैंने उसके जनसंख्या के धार्मिक आधार पर विभाजन से संबंधित आंकड़ों को बताया। बाकी 2 लेक्चर्स का हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उसको सुगमता के साथ आंसर देने का प्रयास, उसका पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। अब अगर हम इस सारे के सारे लेक्चर्स का रिवीजन करने के बाद इन क्वेश्चंस को देखते हैं, जिस क्वेश्चन को हमने स्लाइड पे लगाया है, तो साक्षरता दर हमको पता लग गई, सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पता लग गए हैं, ग्रामीण और नगरीय साक्षरता का स्तर पता लग गया है, अनुसूचित जनजाति संबंधित जनगणना के आंकड़े पता लग गए, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात के आंकड़े हमको पता लग गए, बिहार की कुल साक्षरता दर हमको पता लग गई, बिहार के पठारी भूमि क्षेत्र में साक्षरता के आंकड़े हमको पता लग गए हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास किस प्रकार से साक्षरता चल रही है। BHU वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। भौगोलिक संरचना के आधार पर साक्षरता का विभाजन हमने देख लिया, क्योंकि उत्तर में शिवालिक के क्षेत्र में और पठारी भूमि क्षेत्र में हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े कम है, और इस हिसाब से साक्षरता का विभाजन गया और औरंगाबाद और नवादा की तरफ भी हमको कम देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति संबंधित जनसंख्या के आंकड़े देखे, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत आंकड़े भी हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। अब भी कोई प्रश्न बचता है तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका संबंधित आंकड़ा आपको सुगम रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, और लगता है कि गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तब इसको जाकर शेयर करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में बिहार के दूसरे आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।